तो समझ नहीं आई। इससे पहले जब भी हमने आईएमएफ के साथ मुआहदों का सुना, उसमें कहा गया जाता है कि आईएमएफ को रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के जो चीन के साथ मामलात हैं, स्पेशली सीपैक से रिलेटेड या जो लोन मिलता है चाइना से, उसमें चाहता है अमेरिका के मालूमात दी जाए। अब वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि चीन का ताउन भी आईएमएफ डील लेने में वजह बना, उसका मदद की। वज़ीर आज़म भी शुक्रिया चीन का अदा कर रहे हैं। ये कैसे हो गया कि एक तरफ वो मसले की वजह था और फिर दूसरी तरफ मसला हल भी उसी की वजह से हुआ? हाँ, देखिए जब इमरान खान साहब बने थे ना प्राइम मिनिस्टर जी, तो उस वक़्त सीपैक जो सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आगे बढ़े, वो आके फ्रीज़ हो गए। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त अमेरिका की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया था। और ये आपको याद है शुरू में ये आईएमएफ का प्रोग्राम की बात शुरू हो गई थी। असल उमर ने कहा हम नहीं जाएंगे, फिर कहा कि हम जाएंगे, फिर वो आ गए थे एक और साहब हफीज शेख आ गए थे, रातों रात चेंज हो गए थे जब उन्होंने कहा आ गए, उन्होंने कहा कि आईएमएफ जाना है। हाँ। फिर वो चले गए और एक और साहब आ गए, शौकत तरीन साहब आ गए। हाँ। फिर उन्होंने कहा जाना भी है नहीं भी जाना। हाँ। ऐसे ही है ना। हाँ। तो मतलब ये बातें चलती रही और वो सारा सीपैक का जो प्रोग्राम था वो रुक गया बिकॉज आईएमएफ मांग रही थी डिटेल्स। आईएमएफ कह रही थी हमसे पैसे लेने हैं आपने, हमें ये बताएं कि आज चाइना से आपने क्या क्या लिया है, कब उनसे कितना उधार लिया है, कि कैसे वापस करेंगे। ये तो नहीं होगा कि जो पैसे हम आपको देंगे वो आप चाइना को दे दें, वो उधार इतना लिया हुआ आपने, हमें पूरी डिटेल तो दें। फिर ये जो आईपीपीज चाइना के साथ आपने बनाए हैं इसके ऊपर बताएं तो सही, इसकी डील्स क्या है। आप तो सीक्रेट डील्स की हुई हैं, बताते नहीं हैं आपने। और उसकी वजह क्या थी, क्यों ये जानना चाह रहे थे? उसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो यही थी कि वो चाह रहे थे कि अगर हम आपको पैसे देते हैं तो आपने पैसे वापस भी तो हमारे करने हैं ना। तो अगर आपने सारे पैसे लेके और चाइना को वापस करने शुरू कर दिए, वो जो उधार उनसे लिया हुआ है, तो फिर हम तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कोई हमारा पैसा चाइना को चला जाए जी। तो एक तो ये इसके ऊपर इशू था और ये कह रहे थे हम नहीं बता सकते। उसकी वजह चाइना ने जो एग्रीमेंट की थी इनके साथ, मियाँ साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो यही थी कि हमारी एग्रीमेंट डील्स जो है वो आप नहीं डिस्क्लोज करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो यही इसी किस्म की डील्स और भी ममालिक में कर रहे थे, अफ्रीका में और एल्सवेयर। और वो नहीं चाहते थे कि जो वो स्पेशल डील्स कर रहे थे किसी एक मुल्क के साथ, वो किसी और मुल्क को पता चले, बिकॉज ट्रीटिंग ईच कंट्री डिफरेंटली, कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा। तो वो नहीं चाहते थे कि वो टर्म्स जो हैं बाकी लोगों को भी पता चल जाए। तो इन कंडीशंस के ऊपर आपने पैसे लिए थे उनसे। अच्छा, अब तो चाइनीज़ प्रेशर था कि नहीं कर सकते, अमेरिकन प्रेशर था करें। आईएमएफ कहती थी देंगे तो फिर पता लगेगा तो क्या होगा। अच्छा ठीक, तो यहाँ आकर बात रुक गई। फिर जब ये सारी बात हुई तो इन्होंने जाकर रोना धोना किया इस गवर्नमेंट ने, जब वो चले गए खान साहब कि जी हम आईएमएफ प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं, बताएं क्या क्या करना है। अच्छा, तो फिर उन्होंने फिर यही बातें की, उन्होंने कहा जी हम बताते हैं। हाँ। जब ये किया तो चाइना ने इनको कहा एक ही गल हुई, इन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है, हमने अगर आपके भी पैसे वापस करने हैं किसी स्टेज पे, तो अगर आईएमएफ ना आई तो फिर आप बताएं आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा हमने तो जितना कुछ करना था कर लिया। उन्होंने कहा सर तो फिर अगर तुसी नहीं दोगे और तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, तो तुसी चलो जाओ फिर ਉੱਥੇ। उन्होंने फिर दसना पड़ेगा, तो वो फिर कुछ बताना पड़ा। जब बताना पड़ा तो फिर उन्होंने कहा अच्छा यह गल है। उन्होंने कहा अब हमें एक और काम चाहिए, अब चाइना से कहें कि ये पैसे अभी नहीं वापस मिल सकते। अच्छा, हमें गारंटी मिल जाए कि हमारे पैसे नहीं जा रहे वहाँ। अब हमें पता चल गया कितने पैसे देने हैं आपने। तो नाउ तो ये भागे गए कि भाजी उन्होंने तो मारे गए, तो उन्होंने पता लग गया तो तुसी भी सानू डेट रीशेड्यूलिंग कर दियो जी। वो कर उन्होंने कहा लै एक ही गल हुई, पहले तुहाडे कोल पैसे लै गए हो, तुसी पैसे वापस नहीं करते पे, तू कहंदे हो जी हुण अगले साल नहीं देने, 5 साल बाद देंगे। उन्होंने कहा जी चारा कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ यार हाँ, साढ़े तो बड़ा प्रेशर है, सो यू हैव टू सपोर्ट अस। चाइना ने सोचा हम कहाँ जाएं अब, वी आर डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर सीपैक। सीपैक इज पार्ट ऑफ द रोड बेल्ट इनिशिएटिव, इट्स अ ग्रैंड ग्लोबल प्रोजेक्ट और उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि कौड़ा कूट करो, फिर इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा फिर इस तरह है कि हम तो आपको देते हैं मगर एक काम करें ना, कुछ और उधार ले लें हमसे। उन्होंने कहा कि अगर आईएमएफ के पैसे आ गए तो फिर असी भी पक्के हो जाएंगे, काम चल जाएगा इनका। तो बेहतर ये है कि फिर अब इनको कहें कि यार फिर अच्छा यह गल है तो तुहानू असीं होर उधार दे देने।
अच्छा वो है वो क्या हो वो की उन्होंने कहा वो जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट है ना 6-7-8 बिलियन डॉलर्स का M1 रेल का जी जो रुका हुआ था। आपको याद होगा शेख रशीद चीखता था इमरान खान के ज़माने में कि मेरा रेल का प्रोजेक्ट रुक गया, मेरा उनका ख्याल था कि कुछ थोड़ी बहुत हो जाएगा उस पर काम उनका, तो वो नहीं हुआ क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रोक दिया था। चाइनीज़ बड़े इंसिस्ट कर रहे थे कि जल्दी करो शुरू करो। उनके लिए इट्स एक्सपोर्ट और मैन पावर, इट्स एक्सपोर्ट मतलब है वो उन्होंने $8 बिलियन जो आपको उसका चार्ज करना था और वो एक्चुअली 4 में काम होना था, ये 6 में होना था, 2-3 अरब रुपए उन्होंने प्रॉफिट्स ही होते। तो वो तो चाहते थे करें हम, तो उन्होंने ये अब अपने रिस्क फैक्टर बिल्ड इन कर लिया है। अच्छा। कि पाकिस्तान को जो भी आप देंगे, अगर आप बाकी दुनिया को देते हैं 2% पे, तो पाकिस्तान को 4 पे देना पड़ेगा। कोई पता नहीं कब मिलेगा तो कब नहीं मिलेगा। रिस्क ज़्यादा है, जितनी रिस्क ज़्यादा होती है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। अच्छा, तो इसलिए चाइना हैज़ कम अलोंग, और वो ये भी इसीलिए भी क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई ये तीनों ने कमिटमेंट्स दी हुई हैं, ये तीनों कमिटमेंट्स पूरी करें ताकि आपके खाता भरे, आपके रिजर्व्स बढ़ें, आपके पास बाकी पैसे आ जाएं, फिर IMF जो है वो आपने देगा। तो फिर ये ऐसे ही हुआ जब आफ्टर ऑल जब चाइना ने ओके किया कि हम अपने पुराने पैसे जो आपसे लेने हैं, कोई 10-12 अरब डॉलर लेने हैं जो कि ड्यू है अब, वो उन्होंने कहा जी अच्छा अली ना दो, उन्होंने रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। इसी तरीके के साथ उन्होंने कहा था कि कोई डिपॉजिट जो इनकी चाइना की भी पड़ी हुई है ना $1-2 बिलियन स्टेट बैंक में, वो भी कह रहे थे हमने निकालनी है, उन्होंने कहा चलो रख लो वो भी। अच्छा। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया ने कहा चलो वो ऑयल की डिफरमेंट फैसिलिटी जो है वो हम आपको ऑयल के जो पैसे आप खरीदते हैं वो भी डिफर कर देते हैं, और जो पड़े हुए हैं आपके $1-2 बिलियन हमने भी दिए, वो रहने दे भैया, यूएई ने भी ये, तो ये सारे दे ऑल कम ऑन बोर्ड, which has then meant that IMF has said okay here you go। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, which is why I was telling you कि UN के अंदर ये शहबाज शरीफ का ये बात करना इसका माने थे, is telling the world that now China, UAE, Saudi Arabia, IMF are with us. What about the Paris Club? What about the World Bank? What about Climate Fund? Yes. What about Flood Fund? वो कह रहे हैं हुन दियो ना, हुन तो सारे मोहरा लग गई हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके के साथ अब सारी क्रेडिट एजेंसीज जो हैं, आप देखिएगा D से C, C से C+++, किसी न किसी स्टेज पे बाय नेक्स्ट ईयर यू मे वेल बी। और आपके जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं जो कि आप इंटरनेशनल डेट्स फ्लोट करते हैं, वो भी उनकी भी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, वो बढ़ने शुरू हो गए वो, बिकॉज कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ गई है। तो यू नो ये सारी चीजें ऐसी चलती हैं, कॉन्फिडेंस सारा ऐसे चलता है, जब गिरता है तो सारा ऐसे गिरता है, डोमिनो इफेक्ट। तो अब ये आई थिंक ऑन द होल दिस हाइब्रिड रेजिम should be pleased with itself। अब आपका जो अगला सवाल है वो मैं डर रहा हूँ कि आपको वो कैसे जवाब दूंगा। कौन सा, नॉन फाइलर वाला? हाँ। असल में जो टारगेट बड़ा अचीव करना है वो FBR की तरफ से है। वक्त हमारे पास बड़ा महदूद है, लेकिन जो मसला मुझे अपने अहबाब में से फेस करने को मिल रहा है वो ये कि नॉन फाइलर की कैटेगरी की बार बार धमकी दी जा रही है कि ये टर्म ही हम ख़त्म कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? देखिए आयशा, कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई 6 मिलियन के करीब फाइलर्स हैं, और कहते हैं कि इससे ज़्यादा शायद वो लोग जो कारोबार भी करते हैं जी, और पैसे भी कमाते हैं, तनख्वाहें भी मिलती हैं, तजारत भी होती है, बैंक अकाउंट्स भी हैं, लैंड क्रूजर्स भी हैं, बड़े बड़े 4-4, 2-2, 3-3 कनाल के घर हैं डिफेंस में, एंड सो ऑन, और प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और टैक्स कोई नहीं देते। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है और तो जो भी इनकम आती है तो टैक्स देना पड़ता है, हर इनकम के ऊपर देयर इज इनकम टैक्स जी। तो वो कहते हैं लोग ऐसे यहाँ कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, बताते ही नहीं है कि हमारी क्या इनकम है और क्या कितना टैक्स बनता है। इसलिए नहीं बताते इनकम, क्योंकि अगर इनकम बता दी तो फिर टैक्स देना पड़ जाएगा, तो फाइलिंग ही नहीं करते। तो ये पाकिस्तान का आम तौर पे कहते ये है कि अगर आपकी सारे मुल्क की आमदन जो है, इनकम सारे पाकिस्तान की 100 रुपये है, अगर 100 रुपये, तो इसका ये मतलब है कि कम से कम 15 या 20% उस इनकम का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। टैक्स टू GDP रेशियो जी अभी 9% के करीब है। हाँ। ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ, अच्छा 8, 9, 10। हाँ। और जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ तो 20 से ऊपर है जी। और इवन इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज 16-17%। तो वो कहते हैं कि जो टारगेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। अच्छा। मगर 20% तो बहुत लंबी बात है ना। वो ये है कि तुसी 9-10 से हो तो किसी 12-13 ते आ जाओ। हर गवर्नमेंट आती है कहती है हम करेंगे, मगर करते नहीं है।
तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ता। जीडीपी हमेशा 2-3-4% ग्रो कर रही होती है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो वहीं का वहीं फंसा है, कभी गिर भी जाता है, बढ़ता नहीं है, टारगेट्स नहीं अचीव होते। तो इसीलिए तो रेवेन्यू नहीं इकट्ठी होती। अब वो फिर ये क्या करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये जो इम्पोर्ट्स होती है उसके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं। इनकम के ऊपर नहीं टैक्स लगता, वो जो आप खरीदते हैं उनके ऊपर लग जाता है। ठीक है, इनडायरेक्टली आपसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं, या सेल्स टैक्स हो जाता है, या रेगुलेटरी ड्यूटी हो जाती है, या कस्टम ड्यूटी हो जाती है। मगर दुनिया का जो असूल है वो ये है कि एफिशिएंट इकोनॉमी वो होती है जहाँ इनकम के ऊपर टैक्स हो, ताकि हर बंदा ये समझे कि मेरा भी हिस्सा है इन being represented in this country। और पुराने ज़माने में ये होता था कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्स। जो टैक्स देंगे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, या आप सिटीजन आपको माना जा सकता है। ठीक है, तो अब सूरत हाल है कि हम बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे हैं एंड वी नीड टू इंक्रीज दिस रेशियो। अच्छा, और नॉन फाइलर जो है जब तक वो फाइलर नहीं बनेंगे, जब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, अच्छा पहली उस वक्त तक ये मामला मसला हल नहीं होगा। अब पहली स्टेज तो ये है कि वो अब फाइलिंग करने शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर फाइल नहीं करेंगे तो आप जहाज़ का टिकट भी नहीं ले सकते, अब फाइल नहीं करेंगे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कर सकते, फाइल नहीं करेंगे तो ये नहीं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सवाल खड़े हो गए। अब वो पहली स्टेज पे तो ये होगा लोग फाइलर बन जाएंगे, ठीक, मगर उसमें भी झूठ लिखेंगे। फाइलर बन गए ना तो NTM नंबर मिल गया, ये करेंगे क्या? पहली स्टेज पे कहेंगे हमारी तो इनकम ही कोई नहीं, इसका मतलब टैक्स ही कोई नहीं। ये झूठ बोलेंगे, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है वो कहेगा 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है, 1 लाख के ऊपर वो 15,000 दे देगा। अगर 10 लाख कहेगा तो उसके ऊपर तो उसको 3 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। तो इसलिए लोग वहाँ जाके छुपाएंगे। तो पहली स्टेज तो वो फाइल तो कर देंगे क्योंकि वो चाहते हैं खरीदो फरोख्त चले, मगर वो पूरा टैक्स नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है। या आगे आई गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है करो, आओ तो सही ना, तुसी आओ तो नेट ते आओ ना, मच्छी ते नजर ते आवे साडे नेट ते आओ, फिर देखने तोड़ना क्या होता है। इनका ये ख्याल है कि चलो थोड़ी देर और खींच लेंगे, नहीं बताएंगे कितने टाइम। गवर्नमेंट ने कहा चलो जी ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ले आए जी, आपने पढ़ी लिया होगा 4000 के करीब, 4000 बंदा आएगा जड़ा के फाइला खोल के बैठा होगा, क्योंकि ITO जो है इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसकी ट्रेनिंग नहीं है ऑडिट करने की। तो इनको इनकी ट्रेनिंग है ऑडिटर्स को, ये आपका रिकॉर्ड सारा खोलेंगे और उसे मिलाएंगे, देखेंगे जी अच्छा आपका